हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसे स्टोरीज और पोएम्स होते हैं जो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे इस तरीके के स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो हाँ, बच्चे इसको समझने में भी दिक्कत होते हैं या पढ़ने में दिक्कत होते हैं। और शुभम, आप कुछ याद कर पा रहे हैं कि आप भी स्कूल में बहुत समय तक आपने बच्चों के साथ काम किए हैं, तो आप किस तरीके के क्या गतिविधि आप बच्चों के साथ कराते थे? आप कुछ याद कर पा रहे हैं? तो दोई आपने सही कहा कि जब मैं बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में काम करता था और जब मैं इंग्लिश के लेसन्स लेता था बच्चों के लिए और कभी कुछ ऐसी स्टोरीज आती थी तो मैं तो अधिकतर बच्चों के साथ उनको या तो चैप्टर रीडिंग मैं खुद कर देता था या फिर बच्चों से मैंने रीडिंग करवा ली और ज़्यादा से ज़्यादा जो उस चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं उनको कर लिया करता था और इस तरीके से कोशिश करता था दोई भी कि मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ और बच्चे उसको समझ पाएँ। तो ऐसे ही मैं कुछ करता था, ये भी कुछ अलग तरीके तो मैं अपनाता नहीं था, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्री रीडिंग भी आप कुछ बता रही हैं। तो जो भी वैसा तो मैंने कभी कुछ किया नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा इच्छुक हूँ कि आपसे जानने के लिए कि प्री रीडिंग होती क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? जी, भी। बिल्कुल शुभम, तो इसी के लिए ये गतिविधि है कि कोई भी स्टोरी या पोएम हम पढ़ा रहे हैं, उनके 3 स्टेप्स में अगर हम पढ़ाएँ, तो बच्चों के लिए वो समझने में बहुत मदद होता है। तो जैसे हम लोग अक्सर ये करते हैं कि बच्चों को स्टोरी पढ़ के सुनाते हैं या बच्चे खुद पढ़ते हैं, उनको समझने में समझाने में हम मदद करते हैं। तो उसके साथ-साथ हम ऐसे गतिविधि भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक प्री रीडिंग का एक्सरसाइज़ हो। प्री रीडिंग का मतलब ये है कि जो स्टोरी है उसी के आधार पे हम छोटा सा एक समरी, वो सिचुएशन थोड़ा बच्चों के सामने रख दे और बच्चों के साथ उसमें उसके बारे में बातचीत करें। तो इसकी मदद में एक छोटा सा इसको समझाने के लिए मैं शुभम एक छोटा सा स्टोरी का इस्तेमाल करूंगी। हमारे शिक्षक साथी भी जरूर अपने अपने ख्याल जरूर शेयर करें कि आप किस तरीके से कक्षा कक्ष में स्टोरीज को पढ़ाते हैं, आप क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमारे चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तब तक मैं एक छोटा-सा स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि ये एक सिचुएशन है जो राजस्थान के एक टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया है और उसके एक समरी से मैंने यहाँ पे डाला है कि एक लड़का है जो बहुत दूर के गाँव से स्कूल में आता है और वो सुबह निकलता है और बहुत शाम को वो वापस जाता है। लेकिन जब वो स्कूल के लास्ट 2 पीरियड में लास्ट 2 क्लासेस चल रहा होता है, तो उसको बहुत भूख लग जाती है। वो घर से ब्रेकफ़ास्ट करके आते हैं और स्कूल के लंच भी लेता है, लेकिन फिर भी उसको भूख लग जाती है, उसका पेट नहीं भरता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो क्लासेस में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और इस बच्चे ने इसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश किया। तो उसने एक स्कूल के पास वाले कैंटीन में गया और उनसे बात करके उसने वहाँ से रेगुलर कैंटीन का खाना खाने के लिए एग्री किया कैंटीन मालिक को और मंथली बेसिस पे उसने पैसा देने के लिए उनसे बात कर लिया। तो ऐसे उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये एक छोटा-सा सिचुएशन है, जो इसी एक कहानी के आधार पे मैंने एक छोटा-सा समरी, एक सिचुएशन बच्चों के लिए क्रिएट किया और इसके आधार पे हम बच्चों को कुछ सवाल भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ-कुछ सवाल यहाँ पे फ्रेम किया है कि क्या आप बच्चों से हम ऐसे पूछ सकते हैं, क्या आप ब्रेकफ़ास्ट करके आते हैं स्कूल में? क्या आप स्कूल में लंच खाते हैं? स्कूल के जो मिड डे मील होते हैं, वो क्या आप वो खाते हैं? या फिर व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हंग्री? मतलब जैसे बच्चे जब आपको अगर भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं? तो ऐसे कुछ-कुछ सवाल हम बच्चों से दे सकते हैं। हमारे शिक्षक साथी ज़रूर शेयर करें कि इस तरीके के सिचुएशन देके हम क्या-क्या सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं। शुभम। तो देवी, ये तो एक बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि हमें जो कहानियाँ हमारे चैप बुक्स में हैं, उसी से रिलेटेड हम एक सिचुएशन क्रिएट करके एक पैरेलल स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों के साथ उसको जी सकते हैं और बच्चों को वो पहले हम बताएँ और उस पर बातचीत करें, ताकि बच्चों को जब मुख्य कहानी हम बता रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये तो एक बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा दीदी। और रही बात सवाल की, तो मेरे मन में एक सवाल
जो इसको देख के आ रहा था और आपकी कहानी को सुनने के बाद आ रहा था कि अगर मान कि लाइक व्हाट विल हैपन इफ द कैंटीन guy is not there one day, what will हम्म। the person do in that situation? कि अगर वो कैंटीन वाला एक दिन नहीं रहा तो उस सिचुएशन में वो बच्चा जो है वो क्या करेगा? तो ये एक सवाल हो सकता है जो हम बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं और सोचने के लिए भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम कि ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है जो बच्चों के अपने एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो बच्चे खुद ही अपने सिचुएशन को सोच के समझ के ही इसका जवाब दे सकते हैं। और बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारे इधर शिक्षक साथी पिंकी जी ने भी शेयर किया है कि वो ड्रामा की मदद लेते हैं कि कोई भी स्टोरी को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। कविता जी ने शेयर किया है कि वो पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं और एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी स्टोरी या पोएम को पढ़ाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो जैसे शुभम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये प्री रीडिंग का एक्सरसाइज़ है जहाँ पे बच्चों को उसी कहानी या कविता के आधार पे कोई भी सिचुएशन दिया जाए और उनसे बातचीत किया जाए जहाँ से बच्चे अपने एक्सपीरियंस के साथ उस कहानी को रिलेट कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया। तो शुभम आगे बढ़ते हैं कि कहानी के ड्यूरिंग फेज में जब कहानी पढ़ रहे होते हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं शुभम। तो दो भी जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों के साथ कहानी को पढ़ लेता हूँ और उस पर कुछ प्रश्नों के जरिए कुछ मैं बात कर लेता था बच्चों के साथ। तो ये भी एक उसी तरीके की एक एक्टिविटी है जिसमें जब हम कहानी को बता रहे हैं या पढ़वा रहे हैं बच्चों के साथ, तो उस वक्त हम कुछ ऐसे प्रश्न बच्चों के सामने उठाएं कि जिससे बच्चे उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया शब्द आ रहा है बच्चों के लिए, टोकन। तो हम उस पर बात करें कि टोकन क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टोकन? व्हाट इज़ टोकन? हैव यू एवर सीन अ टोकन? हैव यू एवर यूज्ड अ टोकन बिफोर? कि आपने क्या कभी टोकन देखा है, उसका कभी इस्तेमाल किया है? उनके इस्तेमालों को जानें, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि वो टोकन क्या है। तो इस तरीके के सवाल अगर हम बच्चों के साथ करेंगे देवी, तो बच्चों को उस कहानी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल शुभम, ये तो बहुत ही बढ़िया एक तरीका है कि जब हम कहानी पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से कुछ वर्ड्स, कुछ सिचुएशन हम बच्चों को दें, बच्चों से सवाल जवाब करते हुए कहानी को समझाएं। तो शुभम इसी के ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि पोस्ट रीडिंग में हम क्या कर सकते हैं। हम लोग कहानी को पढ़ने से पहले कुछ सिचुएशन को के बारे में बात किया, कहानी पढ़ने में भी बच्चों को मदद किया, कुछ सवाल जवाब किए। अभी जब बच्चे कहानी पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उसके आधार पे हम ये पोस्ट रीडिंग का कुछ सिचुएशन दे सकते हैं, जहाँ से बच्चों को उसी कहानी के संदर्भ पे कुछ लिखना पड़े, सोच के डिस्कस करके कुछ लिखना पड़े। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही एक सवाल दिए है कि अगर आपको इस सिचुएशन में आपका भी ये सेम सिचुएशन हो, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? व्हाट विल यू डू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? आपका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको अगर भूख लगेगी स्कूल में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे? अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके लिखिए। तो ऐसा एक एक्टिविटी हम ग्रुप में क्लासरूम में दे सकते हैं कि बच्चे अपने पास वाले फ्रेंड के साथ दो दोस्त आपस में बात करके एक पैराग्राफ लिख के बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ भी बन सकता है। तो इस तरीके के एक्टिविटी हम पोस्ट रीडिंग में दे सकते हैं। शुभम। बिल्कुल देवी, इस तरीके से कुछ सवाल अलग-अलग तरीकों से सवाल को दिया जा सकता है और हमें और हमारे शिक्षक साथी भी इस तरीके की प्रयास करते रहेंगे कि जभी भी वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे सवाल दें जहाँ पर बच्चों को सोचने का मौका ज़्यादा मिले। जैसे कि मैं एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि if one day Karthik decides to bring two tiffins in a day, what will the canteen guy do from the next day onwards? कि अगर मान लीजिए किसी दिन कार्तिक ने ये डिसाइड कर लिया कि अगले दिन से अब मैं 2 टिफिन लेके जाऊंगा, तो उस कैंटीन वाले को कैसा लगेगा कि अब भाई उसका एक कस्टमर कम हो गया है, तो वो कैसा फील कर रहा होगा। तो बच्चों को इस तरीके से भी सोचने पर हम उन्हें बता सकते हैं ताकि बच्चे और भी ज़्यादा चीज़ों को सोच पाएँ।
बिल्कुल और हमारे शिक्षक साथी भी ज़रूर शेयर करें। आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल अगर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें। तो शुभम हम लोग आगे बढ़ते हैं और समय का ध्यान रखते हुए हम लोग हमारे इस पोएम को कैसे हम समझा सकते हैं बच्चों को क्लासरूम में करा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे शुभम हम लोग देखते हैं कि पोएम्स को समझना और भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। पोएम्स को पढ़ के उसका कॉम्प्रीहेंड कर पाना और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने भी एक छोटा सा पोएम हमारे कक्षा 6 के एक किताब में से लिया है। तो हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी ये सवाल रहेगा और शुभम आपके लिए भी रहेगा कि आप इस पोएम को रीअरेंज करके बताइए। मैंने उस पोएम को एक छोटे-छोटे हिस्से में इसको जम्बल कर दिया है। आप ज़रूर इसको रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए। हमारे शिक्षक साथी भी चैट बॉक्स में ज़रूर इसको रीअरेंज करके बताएँ। शुभम। तो भी मैं इसको जब अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि जो पहले दो जो दो दो लाइनों के चंक्स हैं कि आई माइट हैव बीन अ लिटिल बर्ड एंड लिव्ड इन अ नेस्ट और आई माइट हैव लिव्ड इन अ शेल इफ आई हैड बीन अ स्नेल, ये तो मुझे सही लग रहे हैं कि वो वैसे के वैसे आने चाहिए। बट ये जो दूसरे दो 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 लाइन के जो पैराग्राफ्स हैं कि बट ओ आई एम ग्लैड आई एम जस्ट अ चाइल्ड आई थिंक माई होम इज द बेस्ट और इन बिजी नॉइजी हाइव इफ आई हैड बीन बॉर्न अ बी, इनको मैं चेंज करना चाहूंगा। ये जो लास्ट वाला फोर्थ वाला जो दो लाइन का पैराग्राफ है, मैं इसको थर्ड नंबर पे ले जाऊंगा और थर्ड वाले को फोर्थ पे शिफ्ट कर दूंगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड वाले को तो देवी मैं वैसा ही रखना चाहूंगा। बिल्कुल और हमारे अंकिता जी ने आपको मदद कर दिया कि 1, 2, 4, 3 तो ऐसे उन्होंने इसको सजाए हैं और इस तरीके से जैसे शुभम मैं पहले भी बता रही थी कि सुनीता जी ने भी शेयर किया है 2, 1, 4, 3 ऋचा शर्मा जी ने शेयर किया है, पूनम जी ने शेयर किए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे और भी शिक्षकों के जवाब आ रहे हैं इसमें। तो शुभम इसमें भी हम बच्चों को कोई भी पोएम पढ़ाने से पहले ऐसे जंबल करके पोएम दे सकते हैं और बच्चों को वो एक्सरसाइज दे सकते हैं कि बच्चे अपने मन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको रीअरेंज करें। इसमें भी जैसे आपने 1 या 2 लाइन को आपने जंबल किया अपने तरीके से, ऐसे बच्चे अपने तरीके से कर सकते हैं। उसमें भी सही गलत कुछ नहीं है बट ज़रूरी है कि बच्चे उस पोएम का मीनिंग को समझने की कोशिश करें। तो ये एक्टिविटी हम प्री रीडिंग में दे सकते हैं। तो शुभम ऐसे ड्यूरिंग रीडिंग जो होता है तो पोएम को जब हम पढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग रीडिंग में भी हम पोएम को पढ़ाते वक्त कोई ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चों को कर सकते हैं कि वर्ड वेयर डज अ बनी लिव। तो हम जब बच्चों को वो लाइन पढ़ा रहे हैं हम बीच बीच में ऐसे सवाल कर सकते हैं कि व्हाई देयर इज नॉइज इन द बी हाइव। क्यों होता है बी हाइव में इतने आवाज क्यों होता है, बच्चे उसको सोच के जवाब दें। तो ऐसे छोटे-छोटे सवाल हम ड्यूरिंग रीडिंग में दे सकते हैं और पोस्ट रीडिंग की बात करते हैं अभी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी पोएम जब हम पढ़ा रहे हैं, उसके पोस्ट रीडिंग में इस तरीके के एक्टिविटी होना चाहिए। तो शुभम जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट रीडिंग में मैंने पोएम से ही 2 लाइन यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने सवाल रखा है कि फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स। तो बच्चों को हम इसी लाइन से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बोलेंगे। हमारे शिक्षक साथी ज़रूर यहाँ से कुछ सवाल बनाने की कोशिश करें और चैट बॉक्स में शेयर करें। और तब तक मैं एक छोटा-सा कुछ यहाँ पे पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे जब क्वेश्चन करना सीखेंगे, क्वेश्चनिंग स्किल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होता है कि हम जब आंसर लिख रहे होते हैं, तो हम कुछ आंसर याद कर लेते हैं या कुछ पढ़े हैं उसके आधार पे हम आंसर लिखते हैं। लेकिन जब उसी आंसर में से बच्चे फिर से क्वेश्चन करना सीखेंगे, तो बच्चों को ये मदद मिलेगा कि बच्चे आंसर को और भी अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएँगे। तो क्वेश्चनिंग स्किल बच्चों के जितने अच्छे होंगे, बच्चे जितने अच्छे से क्वेश्चन करना सीखेंगे, बच्चे उतने अच्छे से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना भी सीखेंगे। तो बच्चों को हम ऐसे मौका दें कि बच्चे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखें, बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दें कि बच्चे उसके क्वेश्चन भी बनाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके साथ-साथ शुभम बच्चे जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है कि बच्चे क्वेश्चन को समझे, पढ़े और उस
को क्रिटिकली सोचे। तो ये एक स्किल डेवलप होता है। दूसरा होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने का भी मौका मिलता है, कि इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, कि बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन करें, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाए क्वेश्चन कर करके। तो क्वेश्चनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे शुभम, आप भी कोशिश कीजिए कि इसमें से आप क्या क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं, और हमारे शिक्षक साथी जरूर शेयर करें। जी। तो देवी, मैंने जो 2-3 सवाल इसमें सोचे थे वो तो सारे के सारे हमारे शिक्षक साथियों ने चैट बॉक्स के माध्यम से लिख दिए हैं। तो मेरे पास कुछ नया नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए। मैं केवल एक जो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पहले थे और शिक्षक साथियों ने चैट बॉक्स के माध्यम से लिख दिए हैं, उनको केवल दोहरा रहा हूँ कि वेयर डज अ डॉग लिव्स, या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द होम ऑफ अ डॉग कॉल्ड एज, और हु लिव्स इन अ रिवर बेड, ये हम देख सकते हैं। तो ये कुछ 3 सवाल मेरे मन में आ रहे थे पहले, जहाँ पर जो सारे शिक्षक साथियों ने, जैसे अर्चना जी ने, प्रज्ञा जी ने, रेखा जी ने, कन्हैया लाल जी ने, इन सब ने ये सवाल हमारे चैट बॉक्स में लिख दिए थे। बिल्कुल, हमारे शिक्षक साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरीके से हमें भी मदद कर रहे हैं, हमें भी एनकरेज कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि ये सारे जो प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रीडिंग वाला एक्टिविटी है, कि ये एक्टिविटी अगर हम बच्चों को कोई भी स्टोरी या पोएम पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये तीनों स्टेप्स फॉलो करके हम पढ़ाएँ, तो हम देख सकते हैं कि बच्चे उन स्टोरी और पोएम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन खुद फ्रेम कर पा रहे हैं, खुद उनके आंसर स्ट्रक्चर तरीके से लिख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल तरीका है बच्चों को पोएम्स और स्टोरीज समझाने के लिए।